गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल का जो हमने पढ़ा था भारतीय शासन अधिनियम 1919 का एक्ट जो आया था उसकी कुछ विशेषताओं को पढ़ेंगे और हमारा क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था और उसकी कुछ विशेषताएं बाकी रह गई थी, उसको पूरा करेंगे तो हमारा ये एक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग जल्दी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा 70वीं बीपीएससी का डेट आ चुका है और हमें अपना एक सीट पक्का करना है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और इसी तरह देखते रहिए अच्छी अच्छी वीडियो अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो हमने कल पढ़ा था, जिसको जाके आप लोग पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको पढ़ने के बाद ही ये समझ में आएगा। तो हमने पढ़ा था कि 2 भागों में बढ़ जाएगा शासन और उसको कैसे कैसे चलाया जाएगा, तो उसको आप लोग जाके देख लेंगे। और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कुछ जो विशेषताएं रह गई थी उसको। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य होते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य में 3 अंग्रेज और 3 भारतीय होते थे। टोटल 6 सदस्य होते थे, जिसमें 3 अंग्रेज और 3 भारतीय होते थे। कमांडर इन चीफ इनको कहा जाता था और केंद्रीय विषय प्रांतीय विषयों का निर्धारण होता था। इससे केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों का निर्धारण होता था। फिर हम लोग देखेंगे प्रोविजनल सब्जेक्ट्स और सेंट्रल सब्जेक्ट्स 2 भागों में बांट करके कैसे कानून बनाया जा रहा था इस एक्ट के तहत। तो प्रोविजनल सब्जेक्ट में प्रांतीय सरकार कानून बनाएंगी और सेंट्रल सब्जेक्ट में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो 2 भागों में बांट दिया गया, जैसे कि आज भी हम लोग कानून व्यवस्था देखते हैं। उसी तरह से 1919 का जो ये एक्ट लाया गया तो उसमें प्रोविजनल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रोविजनल सब्जेक्ट्स प्रांतीय सरकार कानून बनाएंगी और सेंट्रल सब्जेक्ट केंद्र सरकार कानून बनाएंगी। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना हुई और प्रांतों में पहली बार डॉर्ची वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रोविजन। तो प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन हमें देखने के लिए मिलता है। 1919 एक्ट के तहत पहली बार द्वैध शासन देखने को मिलेगा। द्वैध शासन में शासन की व्यवस्था किस तरह से बनाई गई थी, चलिए देखते हैं। प्रोविजनल सब्जेक्ट्स इसको 2 भागों में बांट दिया गया था द्वैध शासन के अंतर्गत, रिवर्स सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिवर्स सब्जेक्ट के अंदर आरक्षित वर्ग आते थे, जैसे वित्त, कर, पुलिस, ये सारे जो है रिवर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आते थे आरक्षित वर्ग के अंतर्गत। और इसमें जो है गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्य होते थे 6 सदस्य, वो मिलकर के कानून बनाते थे यहाँ पे रिवर्स सब्जेक्ट में। फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में हस्तांतरित जो आता था क्षेत्र, उसमें जैसे शिक्षा, चिकित्सा, ये सारा पोर्शन आ जाता था। उसमें गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर जो है वो मिलकर के कानून बनाते थे। गवर्नर और भारत के जो मंत्री होते थे वो मिलकर के यहाँ पे कानून बनाते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो मेन पोर्शन हमारा रिवर्स सब्जेक्ट पे ही फोकस रहता था, यहीं पे ज़्यादा काम किया जाता था और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा था। पहली बार देश में डायरेक्ट वोट कराया गया और इस एक्ट के तहत पहली बार देश में डायरेक्ट वोट कराया गया और पहली बार महिलाओं ने भी वोटिंग की। संपत्ति, शिक्षा और टैक्स के आधार पर वोटिंग किया गया। संपत्ति, शिक्षा और टैक्स के आधार पर वोट, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आईसीएस की परीक्षा अधिकारियों को चुनना, इसका काम था आईसीएस की परीक्षा कराना और अधिकारियों को चुनना। तो लेकिन 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, लेकिन परंतु फिर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन फिर से किया गया। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 1919 एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, लेकिन फिर से 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। विधायिका के सदस्यों को प्रश्न स्थगन प्रस्ताव, सरकार के विरोध में प्रस्ताव का अधिकार। और विधायिका के सदस्यों को इतनी सारी शक्तियां दी गई इस एक्ट के तहत। प्रश्न स्थगन प्रस्ताव, सरकार के विरोध में प्रस्ताव का अधिकार दिया गया। बजट के 25% भाग पर मत देने का अधिकार, बजट के 25% भाग पर मत देने का अधिकार भी दिया गया। वायसराय को 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार, और वायसराय को 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इस एक्ट के तहत मिल जाता है। फिर भारत सचिव की शक्तियों में परिवर्तन। भारत सचिव का जो पोस्ट होता था, जो कि इंग्लैंड में बनाया जाता था और भारत में कार्य करने के लिए भेजा जाता था, उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। इसको बदल करके भारत सचिव की शक्तियों को कम कर दिया गया और यहाँ पे भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर पोस्ट लाया गया
और इसमें ऐसे सदस्य बनाया जाता, ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाता था जो कि भारत में अधिक से अधिक रहे हों और भारत की जलवायु, भारत के लोगों, भारत की संस्कृति के बारे में ज़्यादा उन्हें पता हो, उन्हीं लोगों को यहाँ का सदस्य बनाया जाता था। तो ये हमने एक नई बात देखी कि भारत सचिव की शक्तियों में परिवर्तन कर दिया गया। भारत सचिव की शक्तियों में परिवर्तन करके 1919 एक्ट के तहत इसकी शक्तियों को कम कर दिया गया और एक नई पोस्ट बनाई जाती है भारतीय उच्चायुक्त, जिसे इंडियन हाई कमिश्नर के नाम से जानते हैं। और भारत सचिव की परिषद में अब 8 से 12 सदस्य होंगे और इनमें से जो सबसे अधिक भारत में रहे हों वही सदस्य रहेंगे। तो इसके अंतर्गत ये बातें रखी गई कि भारत सचिव की परिषद में अब 8 से 12 सदस्य होंगे और वैसे सदस्य ज़्यादा होंगे जो भारत में सबसे अधिक रहे हों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये हमने पढ़ा था कल, जिसको हम आप लोग जाके पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। तो आप लोग जाके उसको देखिए। उसके बाद ये जो एक्ट आया था उसकी विशेषताएँ हमने पढ़ी, जिसमें ढेर सारी बातें हमें आज पता चला कि कौन कौन से काम किए गए थे इस एक्ट के तहत, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आने की संभावनाएं हैं, इसलिए इसका नोट्स बना लीजिए आप लोग अच्छे से। इसके ये मेन सारे जो टॉपिक हैं इसको याद रखना है कि इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, संपत्ति, शिक्षा और टैक्स के आधार पर वोट हुआ था, पहली बार देश में डायरेक्ट वोट कराए गए थे और 1926 के पहले लोक सेवा आयोग का गठन इसी एक्ट के तहत हुआ था, और सबसे पहली बार द्वैत शासन की व्यवस्था भी इसी एक्ट के टाइम में हुई थी। इसी एक्ट के तहत द्वैत शासन हमें देखने को मिला था। द्वैत शासन मतलब 2 भागों में शासन को बांट दिया गया था, रिवर्स सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में शासन को बांट करके कार्य किया जा रहा था। सबसे ज़्यादा जो महंगे वाले क्षेत्र थे उस पे सबसे ज़्यादा गवर्नर की पकड़ थी और अंग्रेज जैसे चाहे उस पर कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें कितनी सारी बातें पता चली कि सबसे पहले द्वैत शासन की व्यवस्था हुई, पहली बार महिलाओं ने वोट दिया, संपत्ति, शिक्षा, टैक्स के आधार पर वोटिंग हुई, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें द्वैत शासन ही इम्पोर्टेंट है कि द्वैत शासन पहली बार किस एक्ट के तहत देखने को मिलता है। तो 1919 एक्ट के तहत द्वैत शासन हमें देखने को मिलता है। फिर पहली बार देश में वोटिंग कराए गए, डायरेक्ट वोटिंग, ये भी इसी एक्ट के तहत होता है। और एक नई पोस्ट बनती है भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप लोग इसका PDF देख सकते हैं, वहाँ पे भी डाला रहता है, या फिर कम्युनिटी में जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि खुद से बनाया हुआ नोट्स ही काम आता है। और इसके बाद हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण, क्योंकि अब बहुत जल्द ही हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी आने वाले हैं। तो अभी तो फेस्टिवल सीजन्स चल रहे हैं, अगर टाइम मिला तो मैं जल्द से जल्द वीडियो बना के जरूर डालूंगी। और छठ भी आने वाला है और बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल छठ है, तो आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए आप लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छी वीडियो। तो तब तक के लिए रखती हूँ, बाय।